वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आप जानते ही हैं कि सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है और आपकी क्लासेस भी कुछ ऑनलाइन चल रही हैं, नहीं चल रही, कुछ बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो इस तरह के माहौल में हमें मैथ्स की क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो बेटा वो सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो बेटा अगर आपको पता है सिलेबस रिड्यूस हो गया अप टू 30%। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी में से कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं, टॉपिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, टॉपिक्स तो सबको पता है, बट क्वेश्चंस का भी पता हो क्या क्या नहीं करने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए वीडियोस दे रहा हूं आपको, अगर आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। दूसरा बेटा एस्पेक्ट ये है जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासेस या तो हो नहीं रही या हो रही हैं तो सारे बच्चे उससे कनेक्ट नहीं है। तो ये सब जानकारी तो सीबीएसई को भी है कि बहुत से बच्चों को एजुकेशन प्रॉपरली मिल नहीं पा रही है। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आओ मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए बेटा सबसे पहले आपके पास इस वक्त गोल्डन पीरियड चल रहा है अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बेटा आपको पता होना चाहिए जब भी हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं ना, वो किसी एक नॉलेज पर बेस नहीं होता। आप सोचते हैं सिर्फ 10th में आए तो 10th की बुक में से ही सब कुछ है, नो बेटा। एक 10th का एक क्वेश्चन आप करते हैं ना, उसके अंदर 6th का एक कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में, 7th का भी यूज हो जाता है, 8th का भी, 9th का भी, यानी वो सब बेसिक नॉलेज यूज हो जाती है। और बच्चों का मैथ्स इसीलिए वीक होता है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में सारे यूज हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक आपने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। इसमें पहले आप फॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशन, ये 8th में सिखाई जाती है आपको, ठीक है। दूसरे में आपको उसको सॉल्व करते हुए हो सकता है एलसीएम लेके ऐड करना की जरूरत पड़ जाए। थर्ड हो सकता है आपको उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ जाए। हो सकता है फोर्थ उसी के अंदर इंटीजर्स को प्लस माइनस करना पड़ जाए। तो बेटा आप ये देखो सारी डिफरेंट क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक नॉलेज है। तो बेटा इन बेसिक नॉलेज पे मैंने एक पूरा एक प्लेलिस्ट रेडी कर रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। अगर आप वो 10 to 15 वीडियोस रोज एक वीडियोस देख लो और ध्यान से उसको प्रैक्टिस कर लो, तो मुझे लगता है आपका मैथ्स परमानेंट ही ठीक हो जाएगा। आपको बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सर्च नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स बेसिक से ही बना हुआ है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेसिक के साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी पे पूरा कंप्लीट जोड़ दो। बहुत बच्चों को ऐसा देखा गया है एनसीईआरटी उनको आती नहीं है, फिर भी वो सोचते हैं मेरा फ्रेंड तो आरडी शर्मा कर रहा है, वो तो उस वाली बुक में से करता है। अरे भाई पहले आप अपने बेसिक्स तो कंप्लीट करो, ठीक है। और जब आपको देखो ऑब्वियस है, अगर आपको 5 फीट की हाइट पे चढ़ना है तो पहले आपको 3 फीट की हाइट पे चढ़ना आना चाहिए, फिर 5 फीट पे, फिर 7 फीट पे। और आपकी क्लास के अकॉर्डिंग क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या 50 फीट की हाइट पे चढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले हमें 5 फीट पे तो चढ़ना सीखे हम। तो बेटा उसके बाद अगर एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाए, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, उसके बाद आप सपोर्ट मटेरियल का मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस है। अगर आप ये 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, यू विल फाइंड जब भी फ्यूचर में कभी कंपटीशन आपका एग्जाम आएगा, कोई भी बीबीए करनी हो, बीसीए करनी हो, कुछ भी करना होगा, तो आपके बेसिक्स भी स्ट्रांग हो चुके होंगे और सपोर्ट मटेरियल आपको ट्रिकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा देगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको ये सब भी चीजें हो गई हो, आपको लगता हो नहीं मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है, तो उसके बाद आप आरडी आरएस इन सब पे मूव करो। सबसे फर्स्ट स्टेप आरडी शर्मा पे जंप मत करो, कोई फायदा नहीं होगा उससे बेटा, हमेशा इजी टू डिफिकल्ट मूव करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, इस बार जैसा पैटर्न देखा जा रहा है बच्चों की खास प्रिपरेशन हो नहीं पा रही, ना वो ट्यूशन जा पा रहे हैं, ना स्कूल में क्लासेस लग पा रही हैं। तो इस वजह से मुझे जहां तक लगता है कि इस बार आपको इजी पेपर आने के पूरे चांस है। जितना पहले इजी आता था उससे कहीं ज्यादा इजी, ठीक है। हमेशा बोर्ड के पेपर में ना एक पॉइंट आप नोटिस करना, पिछले पेपर भी उठा लेना, हमेशा उसमें 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें पहले एक स्टेप के अंदर ट्रिक यूज हो रही होती है, छोटी सी नॉलेज, ठीक है। बस वहां पे बच्चे स्किप कर, अगर उस ट्रिक को पकड़ लेते हैं तो उनका क्वेश्चन वो बड़ा स्मूथली होता चला जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स उस छोटी सी ट्रिक को नहीं पकड़ पाते और उस क्वेश्चन में घूमते रहते हैं। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, डिफिकल्टी, लॉन्ग आंसर, बड़ी टफ कैलकुलेशन, डोंट गो फॉर दिस, ठीक है। इजी बट 1 स्टेप ट्रिकी, ये आपका इस बार मंत्रा रहेगा। आपके एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बहुत नजर आएंगे।
उसके बाद भी अगर आपको लगे भाई ये तो मेरा बहुत अच्छा फेवरेट हमने कर ही लिया हुआ है इसको, तो चले जाओ उसके बाद एडवांस डिफिकल्ट लेवल जहां मर्जी से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करो, वो तो आपके हायर लेवल पे काम आएंगे। 11th में भी मैथ्स लेना चाहोगे तब भी काम आ जाएंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक से की जाती है। ठीक है, आगे मुझे जो लगता है कि पेपर के अंदर जैसे सीबीएसई हमेशा इन चीजों पे ध्यान देती है कि बच्चों पे बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, इजीली बच्चे पास हो जाएं, इस तरह का पेपर सेट किया जाता है। तो मुझे लगता है एमसीक्यू देने के ज्यादा चांस है, हो सकता है एमसीक्यू ज्यादा बढ़ा दें, 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दें, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर। ये नहीं है कि एक चैप्टर अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री उठाया, उसका कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आरडी में से उठा के दे दिया, नो, बेसिक लेवल क्वेश्चन सिर्फ 1-2 बस tan को कन्वर्ट करके साइन कॉस किया, इस तरह से छोटे मोटे 1-2 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, उसके बाद आपने उसको कर दिया। लेकिन डिस्क्रिप्टिव तो तभी पेपर में आएगा जब आपके स्कूल्स टाइमली खुल जाए, ठीक है, नहीं तो उसके फिर तो और कोई चॉइस नहीं रहेगी सीबीएसई के पास, सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करना और उसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज के थ्रू आपको प्रमोट कर देना। लेकिन अगर स्कूल थोड़ा लेट भी खुलते हैं, नवंबर दिसंबर में भी खुलते हैं, तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा एमसीक्यू, लेवल वेरी इजी, ठीक है, और बेस्ड ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर भी डिस्क्रिप्टिव जो आएंगे, आपके जो लॉन्ग आंसर्स आएंगे, वो इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाइए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूं, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बोलता हूं, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी भी आपके मैथ्स को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। क्या सिर्फ 10th में पास होना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है? जब आप 10th से निकल जाएंगे, जब आप मान लो 12th के बाद कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे या कोई और कोर्स करेंगे, वहां पे भी आपको मैथ्स नजर आएगा। पीछा छुड़ा लेना, क्या यही मैथ्स का सॉल्यूशन है? नहीं बेटा, ये जो मैं आपको बेसिक्स वीडियोस जो आपको दे रहा हूं, अगर आप वो डेली देखें, अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो मैं ऑब्वियसली और भी आप लोगों के लिए टॉपिक सिलेक्ट करके इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। बस आप कनेक्ट रहिए और टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करते रहिए। आई एश्योर यू विद इन 6 मंथ्स आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अब फिर आपको ये बार बार इंपॉर्टेंट 10, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन एग्जाम के लिए सर्च नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं इंपॉर्टेंट बेसिक्स, इंपॉर्टेंट नॉलेज क्या है, मैथ्स में क्या यूज होती है। बेटा मैं जहां तक जानता हूं, जो भी बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं ना, उनकी मैंने एक चीज नोटिस की है, उनको जो 7th में सीख जाना चाहिए था, उन्होंने 7th में सीख लिया। यानी मैं कहूंगा 3/5 और 2/7 को ऐड करना सीखना था उनको, उन्होंने 7th में सीख लिया। 10th में वो चैंपियन है, क्योंकि जब भी आता है वो उसे ऐड कर लेते हैं। 0.05 को मल्टीप्लाई 0.05 को 0.02 से मल्टीप्लाई करना, अगर ये 6th में सिखाया जाता है तो उन्होंने 6th में सीख लिया था, तभी वो आज 10th के अंदर जब भी आता है वो मैथ्स के चैंपियन माने जाते हैं, क्योंकि उनको कोई भी क्वेश्चन का स्टेप रोकता ही नहीं है उनको, ठीक है। यही बेसिक्स हैं, जो आपके स्ट्रांग हो जाए तो आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं रोकेगा, ठीक है बेटा। तो बेटा बाकी मेरे चैनल में आपको आपके पूरे टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन पे धीरे धीरे सारी वीडियोस मिलेंगी। बस आप कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब द चैनल। बाकी ऑल द बेस्ट बेटा, मेहनत करो, लेकिन जो स्ट्रेटेजी बताई है अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर फॉलो करो। थैंक यू।